नमस्ते दोस्तों। लर्न एंड सक्सीड विद मोहित मिश्रा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जब हम लॉ की पढ़ाई की बात करते हैं तो बेसिकली हम 5 चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। नंबर 1 थ्योरी, जिसमें वो अनिवार्य जानकारियां होती हैं जो किसी भी लॉ के विद्यार्थी से अपेक्षित होती हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इत्यादि इत्यादि। दूसरा डॉक्ट्रिन्स एंड मैक्सिम्स, ये बेसिकली लॉ के वो प्रिंसिपल होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रोपाउंड किए जाते हैं किसी केस के अंदर या किसी ज्यूरिस्ट के चिंतन से, परंतु जिनकी पूरी जानकारी मात्र बेयर एक्ट पढ़ने से आपको नहीं मिल सकती। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तीसरा अनरिटन लॉ, जो यूके इत्यादि देशों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर भारत में जिसमें बहुत ही चुनिंदा विषय आते हैं, मसलन टॉर्ट, पर्सनल लॉज ऑफ सम रिलीजन्स, कॉन्स्टिट्यूशनल कस्टम्स, इंटरनेशनल लॉ इत्यादि इत्यादि। बेयर एक्ट, जो कि लॉ को पढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट और आसान और मेरे हिसाब से मस्त तरीका है, जिसमें प्योरली प्रोसीजरल बेयर एक्ट जैसे कि सीपीसी सीआरपीसी, प्योरली सब्सटेंटिव बेयर एक्ट जैसे कि आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, और मिक्स्ड बेयर एक्ट जैसे कि कंपनी लॉ आते हैं। और लास्ट में अंततोगत्वा केस लॉज आते हैं, जिसमें प्रिवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के केसेस हो सकते हैं। तो बेसिकली जब हम लॉ पढ़ने की बात कर रहे हैं तो हम इन पांचों चीजों को पढ़ने की बात कर रहे हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लॉ को इफेक्टिवली कैसे पढ़ें, कैसे अच्छे नंबर पाएं और कैसे कंपटीशन को क्रैक करें, तो आंख, कान और दिमाग खोल लीजिए, कागज, कलम और दवात लेकर कमर सीधी करके बैठ जाइए, और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आपके करियर का सवाल जो है। हाँ, एक बात और, मैं यहाँ पर आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो भी बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सिर्फ फंडे नहीं है। वो या तो वो चीजें हैं जो कि किसी किसी साइकोलॉजिकल स्टडीज में सिद्ध हुई हैं, या फिर जो मेरे अनुभवों और व्यक्तिगत प्रयोगों पर आधारित है। मैं आपके करियर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी बातों को सीरियसली लें। रूल नंबर 1, लॉ को बेयर एक्ट से पढ़ें। जैसे कि मैंने बताया, कानून में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मसलन टॉर्ट एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस इत्यादि, जिन पर बेयर एक्ट मिलता ही नहीं। उसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ने का थंब रूल ये है कि आप उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना, उन्हें इंटरप्रेट करना बेयर एक्ट से सीखें। क्यों? पहला तो इसलिए क्योंकि जजेस बेयर एक्ट पढ़ते हैं, आपका पेपर फ्रेम करने वाले लोग, आपके टीचर्स बेयर एक्ट पढ़ते हैं, सभी बड़े वकील बेयर एक्ट और उसके इंटरप्रिटेशन से पढ़ते हैं। इनफैक्ट लॉ का कोई भी सीरियस प्रैक्टिशनर किसी भी रूप में हो, वो बेयर एक्ट से पढ़ता है, बेयर एक्ट के इंटरप्रिटेशन को सीखता है और बेयर एक्ट को समझता है। इसलिए बेयर एक्ट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होती है। दूसरा, आप सिर्फ वो पढ़ते हैं जो सबसे जरूरी और बेसिक होता है। चूंकि आप किताब नहीं पढ़ रहे, इसलिए इस बात की संभावना लगभग खत्म हो जाती है कि आप कुछ गलत पढ़ रहे होंगे या कुछ गलत समझ रहे होंगे। तीसरा, बेसिकली आप स्कूल और कॉम्पिटिशन में केवल कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर लॉ और लॉ की मास्टरी के लिए जो एक बेसिक स्किल होती है वो होती है बेयर एक्ट की इंटरप्रिटेशन एंड ड्राफ्टिंग की मास्टरी। जैसे मेरा उदाहरण लीजिए, पहले मैं एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सिविल जज था, बाद में मैं यूपीएससी क्वालिफाई कर गया। मैंने लॉ में जो कुछ भी पढ़ा उनमें से बहुत ही कम सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे सीधे काम आ रहे हैं, परंतु वो एक स्किल जो मेरे सबसे ज्यादा काम आई, मेरे सबसे ज्यादा फायदे में आई, वो थी बेयर एक्ट के इंटरप्रिटेशन की। चूंकि मैं बेयर एक्ट से बहुत ज्यादा परिचित था, तो जितने भी नए कानूनों से मेरा सामना हुआ वो सब आसान होते गए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे बेयर एक्ट का इंटरप्रिटेशन आता था और आता है। सच बोलो तो यहाँ तक कि जब मैं जज भी था तो अधिकतर जजमेंट और काम सिर्फ मेरे बेयर एक्ट से हो जाते थे। अतः मेरा ये अनुभव रहा है कि लॉ आप किसी भी उद्देश्य से पढ़ रहे हो, भले वो कंपटीशन की प्रिपरेशन हो, बिजनेस हो, सीएस हो, सीए हो, लॉयर हो, या कुछ भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए अंततोगत्वा एंड में बेयर एक्ट ही होने वाला है। जहां भी संभव हो, कानून को जानने, समझने और उस पर मास्टरी हासिल करने के लिए बेयर एक्ट को जरूर पढ़ें। पर क्या सभी कानूनों को सीधे बेयर एक्ट से और बिना किताबों के सिर्फ बेयर एक्ट से पढ़ा जा सकता है? या क्या बेयर एक्ट किसी भी विषय की पढ़ाई शुरू करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है? अगर सवाल यह है तो इसका जवाब सिर्फ एक है, नहीं, नहीं, और एक बहुत बड़ा नहीं। कारण ये कि सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि डॉक्ट्रिन्स, मैक्सिम्स, थ्योरी, केस लॉ और अनरिटन लॉ बेयर एक्ट से पढ़े ही नहीं जा सकते, वो बेयर एक्ट में होते ही नहीं। और कुछ खास प्रकार के कानून, मसलन प्रोसीजरल कानून जैसे कि सीपीसी सीआरपीसी जो मैं बता चुका हूं, और स्पेशल लॉज जैसे कि कंपनी का लॉ इत्यादि को अगर आप सीधे बेयर एक्ट से पढ़ेंगे तो एक तो उन्हें समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और उनकी कठिनाई से आप पहले ही हतोत्साहित यानी डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस पर हम आते हैं अपने दूसरे नियम पे, रूल नंबर 2। प्रोसीजरल एंड स्पेशल लॉ के केस में सबसे पहले प्रोसीजर और बेसिक कंसेप्ट को समझें। देखिए, लॉ पढ़ने वाले नए लोगों को ना कोर्ट का आइडिया यूजुअली फिल्मों से होता है, असलियत इससे बहुत दूर होती है, बहुत बहुत दूर। और प्रोसीजर कि क्या होता है इन्वेस्टिगेशन, क्या होता है इंक्वायरी, क्या होता है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, क्या होता है 161 का बयान, क्या होता है कंप्लेंट केस, उसका कोई आइडिया क्या, उसकी इंकलिंग भी नहीं होती नए लड़कों को।
और परिणाम क्या होता है, प्रोसीजर लॉ एकदम उनको समझ में नहीं आता और उसको एकदम टफ समझते हैं। सेम स्पेशल लॉज, जैसे कंपनी में अगर आपको शेयर नहीं पता, कंपनी का कंसेप्ट नहीं पता, पब्लिक ऑफरिंग नहीं पता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं पता और बाकी ऐसे बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, तो सिर्फ बेयर एक्ट इनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। पर एक बार जब बेसिक प्रोसीजर, वो फ्रेमवर्क और बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल जाते हैं ना, तो यकीन मानिए ये सारे बेयर एक्ट्स खुलने में ज़्यादा समय नहीं लगाते और आपके दिमाग में वो ढांचा बन जाता है जिस पर आप बेयर एक्ट्स के सेक्शन को खड़ा कर कर अपने ज्ञान को बढ़ा पाते हैं। पर इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो बेयर एक्ट के सिर्फ उन हिस्सों को पढ़ते हैं जो सीधे किताबों में लिखे होते हैं या जो इन बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होते हैं। बेसिक्स क्लियर होने के बाद भी कंप्लीट बेयर एक्ट को नो मैटर हाउ लॉन्ग इट मे टेक, कम से कम एक बार और हो सके तो 2 3 4 बार पढ़ना चाहिए। याद करिए, पहला नियम, कानून की पढ़ाई का जो बेस्ट तरीका है वो है बेयर एक्ट, बाकी सारे नियम उसके सबऑर्डिनेट हैं। तो जरूर प्रोसीजर लॉ में पहले कंसेप्ट और बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करनी चाहिए, परंतु फिर भी उनके बेयर एक्ट को जरूर पूरा पढ़ना चाहिए और इंपॉर्टेंट सेक्शंस को याद करना चाहिए। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को ऐसे पढ़ें। मेरा ये मानना है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को लास्ट में पढ़ना चाहिए। देखिए, मैं कह रहा हूँ मेरा ये मानना है, ये चीज कॉमन सेंस के विपरीत है, बट मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस के विपरीत होती है पर सच होती हैं, वैसे ये भी सच है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस और लीगल हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए उनको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और याद रख पाना थोड़ा और। एलएलबी के टाइम पे मैंने इन्हें पहले पढ़ा था और जब मैं कोचिंग करने आया ना, तो मुझे ज्यूरिस्प्रूडेंस का जे तक याद नहीं था। कोचिंग में आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट, सीपीसी, सीआरपीसी इन सबको पढ़ने के बाद जब मेरा इंटरेस्ट लॉ में ऑलरेडी जाग चुका था, तब मैंने इन विषयों को पढ़ा और जब मैंने इन्हें पढ़ा तो ये मुझे न सिर्फ ज्यादा समझ में आए, बल्कि मैं इन्हें अपने एग्जाम के लिए याद रख पाया। दूसरी बात, इन्हें एक ही किताब और क्लास नोट से उनको पढ़ना चाहिए और बार बार पढ़ना चाहिए, जो मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। तीसरी बात, उनको एक दूसरे के साथ अंतर में, डिफरेंस में पढ़ना चाहिए। मतलब उनके अंदर जो कंसेप्ट्स दिए गए हैं उनको एक दूसरे से डिफरेंशिएट करके पढ़ने में हमको ज्यादा याद होते हैं। जैसे कि आपको एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस टॉट आना चाहिए, आपको हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल और रियलिस्ट स्कूल के बीच का अंतर आना चाहिए। आखिरी बात, टॉट को बेयर एक्ट से पॉइंट्स में रिड्यूस करके पढ़िए। जैसे आप आईपीसी या किसी भी और उसको पॉइंट्स में रिड्यूस करके करते हैं ना, वैसे आप टॉट के एसेंशियल कंडीशंस को बनाकर पढ़िए और उसको ढेर सारे एग्जाम्पल से जोड़कर पढ़िए। आप ये सोचिए कि किन मामलों में ट्रांसपास बनेगा, किन मामलों में नहीं बनेगा, किन मामलों में न्यूसेंस बनेगा, किस में नहीं बनेगा, अगर एक बंदा दूसरे कोर्ट में जाता है तो क्या होगा। और किसी भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को ऐसे पढ़िए कि उसके बारे में आप कम से कम कुछ देर तक, 5 से 10 मिनट तक बात कर सकें। पर दोस्तों, करेले में कितना भी नमक मसाला डाल दोगे ना, उसका कड़वापन खत्म नहीं हो सकता। आप सिर्फ करेले के स्वाद की आदत डाल सकते हैं। वैसे ही कुछ सब्जेक्ट जिंदगी में ऐसे जरूर आएंगे जो करेले के जैसे होंगे और जिन्हें खाना कंपलसरी होगा। वैसे ही लॉ के भी कुछ हिस्से ऐसे होंगे जो थोड़े से बोरिंग आपको लगेंगे। पर बड़ों और बच्चों में अंतर ये होता है कि बड़े समझते हैं व्हाट नीड्स टू बी डन नीड्स टू बी डन। किल द बॉय जॉन स्नो, किल द बॉय। Kill the boy, Jon Snow. Kill the boy. केस लॉस चौथा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बट क्रूशियल नहीं है। देखिए, इनका नियम ये है ना दुनिया का पूरा, कि जितनी गुड़ डालोगे उतने चाय मीठा होगा। तो अगर सवाल ये है कि क्या सर केस लॉस डालने पर नंबर और अच्छे मिलते हैं, तो जवाब है निश्चित। अगर आप रेलेवेंट केस लॉ डालते हैं तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। पर क्या केस लॉ डाले बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता? तो जवाब है नहीं। केस लॉ कम लिख कर भी सिलेक्शन हो सकता है। मेरा खुद का ऐसे हुआ है। पूरे एमपी जुडिशरी के पूरे एग्जामिनेशन में 3 4 केस लॉ से ज्यादा नहीं लिख पाया था। ऐसे में जरूरी हो जाता है बैलेंस बनाना। बाद में मैंने अन्य एग्जाम के समय यह पाया कि इस प्रकार के कुछ केस लॉज ऐसे होते हैं जिनको याद रखना चाहिए। मतलब कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, वो केस लॉ जहां पे केस कोई ऐसा नया कानून बनाता हो जो कि बेयर एक्ट में पहले से नहीं रहा। जैसे आईपीसी में सेक्शन 377 कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने वाला नवजोत सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनफैक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल बनाने वाले तो सारे ही केस इंपॉर्टेंट होते हैं। या फिर अरेस्ट से रिलेटेड अनिश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जहां पर एक नए प्रकार का इंटरप्रिटेशन दिया गया। दूसरा, वो केस जहां पे कोई ऐसी डॉक्ट्रिन दी गई हो या उसे एप्लीकेबल माना हो, जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन केशवानंद भारती वाले केस में। तीसरा, वो केस जहां पे बेयर एक्ट को या किसी स्थापित कानून को कोई ऐसा नया इंटरप्रिटेशन दिया गया हो जो बेयर एक्ट से ऑब्वियस नहीं है, जैसे कि स्टेट की डेफिनेशन इन दी अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब वाले केस में, या जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं अनिश कुमार वाले केस में। चौथा, उस प्रकार के केस जो कि अनरिटन लॉ की शुरुआत करते हो, जैसे रायलेंस वर्सेस फ्लेचर फॉर एग्जांपल, जो कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की शुरुआत करते हो या उनको कोई नया रूप देते हो। जो केस स्पेशली पूछा जाता हो या जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हो,
या जो लैंडमार्क केस हो। अब आप बोलेंगे सर लैंडमार्क या हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट केस कौन से होते हैं, तो ये वो केस होते हैं ना जो बार बार अलग अलग जगहों पे आते हैं। पर कुछ लोग होते हैं ना, वो हर केस को लैंडमार्क कहते हैं, उनसे थोड़ा सा सावधान रहो। जो रिलायबल लोग हैं ना, केवल उनको ही लैंडमार्क कहेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले ने एक लॉ मैट निकालते हैं, लॉ मटेरियल करके, केस मटेरियल निकालते हैं, वो ना रियली ऑसम होता है। उसमें बहुत सारे नए ऑसम केस दिए होते हैं। मैं उन्हें अपने पास रखा करता था और उनसे केसेस पढ़ता था। ऑसम मटेरियल। कुछ कुछ केसेस को पूरा पढ़िए, केस लॉ के बारे में कुछ कुछ केसेस को पूरा पढ़िए। याद तो आप सिर्फ लॉ पॉइंट या रेशियो डिसिडेंट ही रखिए, बट पढ़िए पूरा, क्योंकि पूरा पढ़ने से आपकी जुडिशियल थिंकिंग, लीगल लैंग्वेज, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस बढ़ेगी और आपको केस को, लॉ को समझने में और मदद मिलेगी। केस लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले करेक्ट नाम, फिर कोर्ट का नाम, फिर ईयर और लास्ट में कंप्लीट साइटेशन। तो आप इसी क्रम में उसको याद रख सकते हैं, मतलब ये प्रायोरिटी है आपकी याद रखने की। जो हमारा 5वां रूल है वो है डॉक्ट्रिन्स एंड अनरिटन लॉस रिलेटेड। देखो, इन दोनों केसेस में ना क्लास के नोट्स, अच्छी क्लासेस और किताबें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इनको समझने के लिए ना बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए आप अपना मटेरियल सीमित रखें, उसे एक जगह समराइज करें, एटलीस्ट 300 वर्ड्स लिखने लायक आप बने। और अगर डॉक्ट्रिन किसी बेयर एक्ट से लिंक हो, तो नेक्स्ट टाइम जब आप बेयर एक्ट को पढ़ते हैं तो उस डॉक्ट्रिन को जनरेट करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को पढ़ रहे हैं, तो जब आप आर्टिकल 13(1) पढ़ रहे हैं तो उसको पैदा करने की कोशिश कीजिए। इन केसेस में कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान दीजिए, एक स्ट्रक्चर बनाइए। जैसे मुस्लिम लॉ के केस में मैरिज, सक्सेशन, एक्सेट्रा के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रखना और उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना जरूरी हो जाता है, ताकि आपको स्ट्रक्चर याद हो। ऐसे केस लॉ याद हो जाए तो और अच्छा। अच्छा टीचर, अच्छी कोचिंग, अच्छा स्कूल, इन सब मामलों में जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सेल्फ स्टडी इज नॉट ओनली पॉसिबल, बट इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू अटेन सक्सेस बाय सेल्फ स्टडी। बट सिंस वी आर वेरी पुअर जज ऑफ वॉट वी नो, ऐसे में साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि आप दूसरों को देख कर सीखिए। गुरु बिन ज्ञान न होए गोपाला। एक अच्छा टीचर जो कहीं भी मिले ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज ही नोज वॉट टू नो एंड वॉट इज़ इंपॉर्टेंट। ऐसे में ना अपना टाइम बहुत बचता है। एक और तरीका है इन सब चीज़ों को पढ़ने का, फेलो कम्युनिटी। मान लीजिए अगर आप कोई गलती करते हैं तो ये फेलो कम्युनिटी भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती है। लॉ हर ज्ञान की तरह बांटने से बढ़ता है। देखो दोस्तों, ज्ञान को लेकर ना कभी कंजूस नहीं होना चाहिए। आप जितना दूसरों को ज्ञान देते हैं, उतना ही माँ सरस्वती आपको ज्ञान देती हैं। जितना आपके साथी सही होते जाते हैं, उतना आप भी सही होते जाते हैं। आखिर खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसलिए मैं भी आपसे अनुरोध करता रहता हूँ कि अगर आप में इतनी समझ और बोध है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अपने मित्रों को इसके बारे में ज़रूर बताइए। जितनी उनकी गलती करने की संभावना कम होगी ना, उतनी ही आपकी भी गलती करने की संभावना कम होगी। जितना वो आगे बढ़ेंगे, उनके साथ साथ आप आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल क्रीचर। और अंत में विजय तो इच्छा शक्ति, विश्वास, सद्गुण, भलमन, साहस, बुद्धि और मेहनत की होनी है। अगर आप उनसे ऐसे किसी अच्छे मटेरियल को शेयर करेंगे, तो हो सकता है कि वो भी आपसे कल शेयर करें। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। क्वेश्चंस भले ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से रिलेटेड हो, वो लॉ को समझने और उस पर मास्टरी हासिल करने का एक बहुत ही औसम, बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही फंडामेंटल तरीका होते हैं। हर चैप्टर की शुरुआत से पहले, बाद में, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में, और जितना हो सके उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जितना ज़्यादा उतना अच्छा। 30-40-30 का रेशियो मैंने अपने इस वीडियो में बताया हुआ है। दूसरी बात, आप ये इमेजिन करिए लॉ को अपने दिमाग में अप्लाई करके। जब आप लॉ को रियल लाइफ सिचुएशन में इमेजिन नहीं करेंगे ना, जब तक नाटक, घटनाक्रम या कहानियां नहीं बनाएंगे कि ऐसा हुआ, तब तक आप लॉ को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने दूसरे व्यक्ति को उसी गुस्से में पेट पे घुसा मारा। पहले व्यक्ति को पता नहीं था कि दूसरे इंसान की स्प्लीन बढ़ी हुई थी, तो दूसरे इंसान की मौत हो गई। क्या ये मर्डर है, या कल्पेबल होमिसाइड, या कुछ और? कमेंट करके बताइए। तो ये एग्जाम्पल और ऐसे कई एग्जाम्पल और उसके एप्लीकेशन, खासतौर पे वो जो आप खुद अपने दिमाग में बनाते हैं, लॉ की अंडरस्टैंडिंग को और डीप करते हैं। इनको हम थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये लॉ को पढ़ना और मजेदार कर देते हैं। अंडरस्टैंड एंड देन मेमोराइज, बट मेमोराइज यू मस्ट। ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉ को समझना बहुत जरूरी है। सीधे याद करने की कोशिश करना ना आमतौर पर उल्टा पड़ता है। जितना कंसेप्ट समझ में आएगा, उतना ज्यादा आपको मजा आएगा, उतना याद रहेगा। पर इस भ्रम में मत पड़िए कि जस्ट बिकॉज आपको कुछ समझ में आ गया, वो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा। याद करना और समझना तो अलग अलग चीजें हैं। समझ जाएंगे तो याद ज्यादा जल्दी और अच्छे से होगा, क्योंकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई। पर लॉ में चीजों को याद करना इस सब्जेक्ट का एक पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए फ्लैश कार्ड्स, बिना देखे रिट्रीवल, रिवीजन, स्टोरी मेकिंग, निमोनिक्स, क्वेश्चन सॉल्विंग, एप्लीकेशन, जो करना हो करिए। बिना देखे चीज को याद करने की कोशिश, एक्टिव रिकॉल, अपने शब्दों में उसे बोलने की कोशिश, जनरेशन, और सोचना कि जो आपने पढ़ा है वो दूसरी चीजों से कैसे भिन्न है या संबंधित है। मसलन एक मर्डर के मैटर में फैक्ट एंड इशू क्या होगा,
चार्ज फैक्ट इन इश्यू से कैसे लिंक होता है, सोचकर चीजों के कारण के अंदर जाने की, उनके अंदर डीप जाने की कोशिश करना कि आखिर क्यों 161 के बयान को साइन करने की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्शन जिसको हम कहते हैं, ऐसी तकनीकें जो बाकी विषयों में भी ज्ञान को बढ़ाने और पढ़ने के काम में आती हैं, लॉ में भी जरूरी होती हैं, या तो आपको करना ही होगा। मेरी अगली सलाह आपको यह है कि यू शुड स्पीक लाइक अ लॉयर, यू शुड राइट लाइक अ जज। स्पीक लाइक अ लॉयर, राइट लाइक अ जज। जब भी आप किसी चीज को बोलकर रिवाइज करें तो आप कल्पना करिए कि आप एक वकील हैं और कोर्ट में जज को यह बात समझा रहे हैं। जो भाषा, जो विनम्रता, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो अंडरस्टैंडिंग एक सफल वकील की बहस में होनी चाहिए, वही आपकी भाषा में भी होनी चाहिए। इस तरह जब भी आप समरी, आंसर या आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये कल्पना कीजिए कि आप एक जज हैं और आप अपने चैम्बर में एक जजमेंट लिख रहे हैं और ये विषय उस जजमेंट का हिस्सा है। वादी प्रतिवादी की कल्पना कीजिए, सोचिए कि मुकदमा आपके पास आया कैसे। अगर आप किसी विषय के अंदर एक जज की तरह लिख और एक वकील की तरह बोल सकते हैं और उस चीज को करने के लिए आपको कोई किताब या कॉपी देखने की जरूरत नहीं है, तो आपकी पकड़ पक्की है। आप तब एक सफल विद्यार्थी बनते हैं जब आप एक अच्छे शिक्षक बन जाते हैं। अच्छा शिक्षक विषय को सरल शब्दों में बोल या लिख सकता है। यू बिकम अ ग्रेट स्टूडेंट व्हेन यू हैव बिकम अ गुड टीचर। तो बोलिए एक वकील की तरह, सफल वकील की तरह और एक अच्छे जज की तरह लिखने की कोशिश कीजिए। 11वां पॉइंट मेरा है लर्न लैंग्वेज टू लर्न लॉ। भाषा का तो वैसे हर विषय के साथ संबंध है, पर विधि यानी लॉ से भाषा का चोली दामन का साथ है। ये असंभव है, असंभव कि एक सफल वकील या अच्छा जज हो और उसकी भाषा खराब, त्रुटिपूर्ण, व्याकरण दोष, ग्रामेटिकल एरर इत्यादि से भरी हो। भाषा का दुर्भाग्य यह है कि इसकी किसी भी जगह पर इस पर बहुत जोर नहीं दिया जाता। आपने एलएलबी पास कर ली या 12वीं या ग्रेजुएशन भी करा है तो ये अच्छी भाषा या एररलेस लैंग्वेज का प्रूफ नहीं है। इसलिए भाषा यानी लैंग्वेज पे काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ढेर सारी रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग ये करना बहुत ज़रूरी है। लॉ समझने वाला और उसमें कुछ अचीव करने वाला मैंने एक भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं देखी जो माहौल बनाने के लिए, इमोशंस जगाने के लिए, ये बताने के लिए मुझको बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं। लॉ के या टीचर की बातों में या बुक्स के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन बताता हूँ। आप जो ढूंढते हैं ना वही आपको मिलता है। अंडरस्टैंडिंग ढूंढेंगे तो अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, डाउट्स ढूंढेंगे तो डाउट्स। मैच्योर लोग इस बात को समझते हैं कि इनकंसिस्टेंसीज एंड डाउट्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ इटसेल्फ। डाउट बताना ना कोई बहुत स्मार्टनेस का काम नहीं होता, डाउट्स को रिजॉल्व करना होता है। तो पहले समझो, समझते जाओ, फिर आप आपके डाउट्स अपने आप कम हो जाएंगे। डाउट्स जो आएंगे भी वो काम के आएंगे और कई अपने आप रिजॉल्व भी हो जाएंगे। इसके बाद कॉन्सेंट्रेट ऑन बेसिक्स फर्स्ट एंड देन गो फॉर एग्जॉटिक। ये बहुत ज़रूरी है। गहराई और चौड़ाई में मेरे हिसाब से चौड़ाई गहराई से ज़्यादा ज़रूरी होती है। द मोर यू नो द मोर यू कैन नो। जितना बड़ा आपका बेस होता है ना, पिरामिड उतना ऊंचा होता है। पैसे की तरह ज्ञान भी ज्ञान को खींचता है। हर ज्ञान पुराने ज्ञान पर आधारित होता है। सभी विषयों और सिलेबस को रीजनेबल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से, सभी कंसेप्ट को इस कॉन्फिडेंस से करने के बाद ही किसी भी विषय में बहुत डीप जाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि पहला तो ऐसा करना आसान होता है, दूसरा ऐसे में ज़्यादा डीप में जाना संभव भी होता है, तीसरा इससे टाइम भी बचता है, और चौथा कई बार डीप में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती। उसे बाद में छोड़ने पर हमें पता चल जाता है कि किन विषयों में डीप में जाने की जरूरत है और किन पर हम ऑटोमेटिकली डीप में चले जाते हैं, और इससे हमारे एग्जाम निकालने के चांस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया है। अगला पॉइंट है स्टडी 2 से 3 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली एंड कीप अ लॉट ऑफ पेशेंस। देखिए, मोस्ट ऑफ द लॉ इज अबाउट मेकिंग एसोसिएशंस एंड इंटरलिंकिंग। जैसे जनरल एक्सेप्शंस को क्राइम की डेफिनेशन से जोड़ना, एविडेंस एक्ट को सीआरपीसी से जोड़ना। जब हम 2 से 3 सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ते हैं तो पहली बात तो हम बोर नहीं होते, दूसरी बात हमारा दिमाग इन लोगों को इंटरलिंक ज़्यादा करता है, हमें चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं। भले ही आपको ऐसा ना लगे, आपको चीज़ें याद ज़्यादा रहती है, और चूंकि ऐसा करने के लिए पेशेंस चाहिए, क्योंकि ऐसे में पढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए ज़रूरी है कि बाकी सब जगहों के जैसे यहाँ पर भी आप ढेर सारा धैर्य रखें। ये एक्सपोनेंशियल कर्व है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। क्वालिटेटिव चेंज विल सून फॉलो क्वांटिटेटिव चेंज, डोंट वरी। अब लास्ट पॉइंट है मेरा, बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ो। ये बहुत बड़ा विषय है और इसको तो इस वीडियो में पूरा बता पाना संभव ही नहीं है, पर कुछ बातों का ध्यान रखिए। पहली बात, रीड बेयर एक्ट विथ पेंसिल, अंडरलाइन ओनली कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को केवल अंडरलाइन करो। अगर कोई इंटरलिंकिंग या आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो उसको मार्जिन में लिख लो। सबसे पहले चीज़ों को समझने की कोशिश करो और ये बोलने की कोशिश करो कि कीवर्ड्स का अर्थ क्या है। अब ये बोलो कि वो जो सेंटेंस है वो क्या नहीं कहता, उसका नेगेटिव क्या है, वो क्या क्या कहता है। फिर उसको स्मॉल लाइंस में पोएम के जैसे कन्वर्ट करो। हर कॉमा फुल स्टॉप पे एंटर मार दो और एक नई लाइन बना दो, और नई लाइन को हर को सेपरेटली करो। उस लाइन के बारे में जितना हो सके बोलने की कोशिश करो, और जिसको आप ऑलरेडी जानते हो जिस चीज़ को, उससे उस
बेयर एक्ट को जोड़ने की कोशिश करो। जैसे कि प्रियम्बल का उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए प्रियम्बल आपका ऐसा है, अब मैंने इसके इंपॉर्टेंट की वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया। अब मुझे इन वर्ड्स के मतलब को जानना है और मुझे प्रियम्बल को इस तरह से लिखना है। मैंने हर कॉमा फुल स्टॉप को एक नई लाइन बना दिया है। अब पहली लाइन कहती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब संविधान हमने, जनता ने बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी राजा ने नहीं बनाया, किसी और देश ने नहीं बनाया, ये हमने, भारत वालों ने खुद बनाया है। दूसरा, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व। अब अगर आप सोलेम का अर्थ देखेंगे तो आप पाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली सोच समझकर पूरी जानकारी के साथ बनाया गया है। अब अगर मान लीजिए कि आपने केशवानंद भारती का केस पढ़ा हुआ है, तो आप सोलेमनली रिजॉल्व वाली लाइन को बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन से भी जोड़ सकते हैं कि सवाल यह उठता है कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सोलेम रेजोल्यूशन क्या दोबारा बन सकता है। अतः अगर सिर्फ आप प्रियम्बल के शब्दों पर जाते हैं तो शायद कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट संभव नहीं है, पर आर्टिकल 368 आई थिंक सो स्पेसिफिकली अमेंडमेंट को अलाउ करता है। तो देखिए, मात्र 3 लाइंस को पढ़ने और उनके अर्थ को समझने के बाद 50 से ऊपर वर्ड्स का मटेरियल अपने आप क्रिएट हो गया। ये है बेयर एक्ट की पावर। आखिर ये वीडियो खत्म हुआ। अगर आपने अंत तक ये वीडियो देखा है और आप में इतना धैर्य है तो मुझे आप पर सच में गर्व है। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। लगे रहिए, आगे बढ़िए। मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फोड़ दो।